हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो के अंदर। जैसा आप सभी जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कॉप 28 जिसे हम कहते हैं वो अभी अभी कंक्लूड हुआ है। 30 नवंबर को शुरू हुआ था, 12 ऑफ दिसंबर तक ये पूरा मीटिंग चली। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बेसिकली है क्या, जहाँ पे ये जो भी मेंबर्स हैं ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो एक इंटरनेशनल ट्रिटी है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो ट्रिटी है इसकी एक तरह से यहाँ पे जो भी मेंबरशिप हैं जिन कंट्री के पास, वो सारे देश यहाँ पे मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हम जो मैंडेट है इस ट्रिटी का, UNFCCC का, कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है, उसको अचीव कर सकते हैं। तो इस बार का कॉप 28 इंपॉर्टेंट है। वैसे हर साल ये रहता है, बहुत सारे अनाउंसमेंट रहते हैं। इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास यहाँ से आ रही हैं और ये सारे जो भी डेवलपमेंट्स हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, लॉस डैमेज फंड, ग्लोबल स्टॉक टेक, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज, कूलिंग प्लेज, बिल्डिंग ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव और ये चैम्प इनिशिएटिव, अडप्टेशन फ्रेमवर्क, कोल अलायंस, फॉसिल फ्यूल फेज आउट, ग्लोबल मीथेन प्लेज, या फिर भारत का जो GRCA इनिशिएटिव है या ग्रीन क्रेडिट का इनिशिएटिव है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो वैसे तो आपका जो हिंदू एनालिसिस होता है, मॉर्निंग में डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास होती है, वहाँ पे चीज़ें डिस्कस की हैं, बट एक थोड़ा सा सेशन कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। और इसमें ये भी ध्यान रखना है, कुछ फैक्ट रहेंगे प्रॉब्लम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। सिमिलरली मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब ग्लासगो के अंदर कॉप 26 हुआ था, इसी टाइम पीरियड में वो नवंबर में हुआ था, और उसी साल आप देखोगे जो नेक्स्ट ईयर मेंस था, 3 क्वेश्चन वहां पे पड़े थे। तो प्री हो या मेंस हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बाय द वे, जो नेक्स्ट कोप होना है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29, वो अजरबैजान में होगी और फिर उसके बाद वाली ब्राजील में होगी। ये फैक्ट भी ध्यान रखें। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि श्योर IAS ऐप लॉन्च हो चुकी है UPSC की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो श्योर IAS ऐप के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन को हेल्प मिलेगी। स्पेशली जो डेली इनिशिएटिव है, जैसे डेली प्रीलिम्स क्विज है, आंसर राइटिंग के लिए डेली जो अप्रोच है, आपको प्रैक्टिस के लिए आंसर दिया जाता है, मॉडल आंसर मिलते हैं। इन सब रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक जो है, गूगल प्ले का जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन है। शुरू करेंगे ग्लोबल स्टॉक टेक से। देखो, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, आप सभी जानते हैं, ये हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। जैसे ये जो कॉप 28 है, उसी तरह से 2015 में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई 21, और यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि अब क्योटो प्रोटोकॉल से आगे चला जाए। सारे देश मिलके अपने अपने, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, अपने हिसाब से यहाँ डिसाइड करें कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो सभी देशों ने अपने जो है गोल्स सेट किए हैं, जिनको हम कहते हैं नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC। सभी देशों ने अपने गोल सेट किए और वहां पे अब ये देखना बाकी था कि कितना अचीवमेंट हुआ है। कि हमने गोल तो सेट कर लिया, जैसे आप कहो कि हाँ, मुझे लेटर से अगले 2 महीने में मुझे पॉलिटी इकोनॉमी कंप्लीट करना है, लेकिन अब गोल सेट हो गया, 2 महीने बाद क्या स्थिति है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि 5 साल बाद इसको रिव्यू करेंगे। कोरोना की वजह से ये रिव्यू पीछे चला जाता है। अब जाके आप देखोगे ये जो फर्स्ट टाइम ये जो रिव्यू हुआ है ना, रिव्यू मतलब कि आपने जो अपने लिए एमिशन टारगेट सेट किए हुए हैं, उसमें अचीवमेंट आपका कितना रहा है, हाउ मच प्रोग्रेस यू हैव एक्चुअली मेड। जितनी प्रोग्रेस की है, अब आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे, क्योंकि उद्देश्य क्या था पेरिस एग्रीमेंट का, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो नहीं बढ़ना चाहिए। ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ चुका है। तो ये ग्लोबल स्टॉक टेक हमारे सामने आता है कॉप 28 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये हमें क्या बताता है, ये कहता है कि हम बिल्कुल भी पटरी पे नहीं है। अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस ये वाला टारगेट अचीव करना है, तो हम बिल्कुल भी इसके आसपास नहीं है। नो ऑन ट्रैक टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट। और बता रहा है क्या इनिशिएटिव हमें लेने चाहिए, क्या प्रयास करने होंगे। तो उसमें अगर मैं बात करूं, 5 मेजर पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। reported that 23 billion, okay, tons of CO2 were required to be cut to keep the emission in line with the Paris Agreement। और हम कितना कर रहे हैं, 23 बिलियन हमें करने की जरूरत है। और हमारा अगर ये जो भी देशों ने अपने अपने टारगेट सेट किए हैं, वो सब अचीव भी कर लेते हैं, तो भी 2 to 3 बिलियन ही अचीव हो रहा है। मतलब हमने अपना गोल ही इतना सेट किया है कि उसको गोल को अचीव कर लेंगे तो भी 10% ही अचीव होगा। कह रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा, हमें और थोड़ा करना पड़ेगा अगर ग्लोबल वार्मिंग रोकने हैं। तो
एमिशन जो है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन, जैसे CO2, मीथेन, ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं, अर्थ का जो टेम्परेचर उसको इंक्रीज करती हैं, क्योंकि अर्थ से निकलने वाली हीट है उसको ट्रैप कर लेती हैं। तो एक सूरज की गर्मी आ रही है, फिर ग्रीन हाउस गैस भी गर्मी फेंक रही है। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन 43% से रिड्यूस हो जाए बाय 2030, 60% से रिड्यूस हो जाए 35 तक, और नेट जीरो पे पहुंच जाए। नेट जीरो CO2 एमिशन, इसका मतलब ये नहीं है CO2 का एमिशन होगा ही नहीं, जीरो है। इसका मतलब है CO2 का एमिशन जितना कर रहे हो, लाइक 100 मेट्रिक टन है, तो उतना ही आप एब्जॉर्ब भी करोगे। 100 - 100 नेट है, उसकी ये बात कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को आपको अप करना पड़ेगा। फाइन, डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन जो एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से एमिशन हो रहा है, उनको रोकने की जरूरत है। और आपको अडेप्टेशन के लिए भी फंडिंग करनी पड़ेगी। अडेप्टेशन का क्या मतलब है, दो वर्ड आते हैं क्लाइमेट चेंज में। एक होता है मिटिगेशन, मिटिगेशन में आ रहा है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन और ये सब कम करना। ठीक है, उस प्रभाव को हम कम करें, लेकिन जो प्रभाव हो गए हैं, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश नहीं हो रही है, उसका क्या करोगे? तो वहां पे अडेप्टेशन काम आता है कि अच्छा, बारिश कम हो रही है, सूखा पड़ रहा है, तो क्यों नहीं हम यहाँ पे एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब करें। सो दिस इज द पार्ट ऑफ अडेप्टेशन। उसका भी यहाँ पे काफी अच्छा एक शुरुआत हमने की है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन हाँ, एक अच्छी शुरुआत हमने की है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। सेकंड हमारे पास आ जाएगा, ये हुआ ग्लोबल स्टॉक टेक। इसका मतलब ध्यान रखें, क्या इसकी फाइंडिंग्स हैं और क्या ये सजेस्ट कर रहा है। आगे हम आते हैं चैम्प के बारे में, कोalition फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन, है ना, चैम्प फॉर क्लाइमेट एक्शन। यहाँ पे ये इनिशिएटिव इंश्योर कर रहा है कि कैसे हम जो अपने पेरिस एग्रीमेंट गोल हैं, है ना, उनको अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब नेशनल जो गवर्नमेंट है। देखो, एक तो होती है देश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट होती है, फिर सिटी लेवल पे म्यूनसिपालिटीज हैं या जो लोकल हमारे गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें पेरिस एग्रीमेंट गोल को अचीव करना है, हर देशों ने अपने अपने लिए गोल सेट किए जिनको NDC, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहा गया। इसके माध्यम से हम चाह रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट में जो टारगेट था 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये कह रहे हैं अगर आपको अचीव करना है ना, तो सब नेशनल क्लाइमेट एक्शन लेने होंगे। मतलब सारे देश के नीचे जो भी गवर्नेंस के लेवल हैं, सब जगह काम करना होगा। सिटी में मेयर लेवल पे भी काम करना होगा। तो उसी को बढ़ावा देता हुआ ये चैम्प इनिशिएटिव है। 65 नेशनल गवर्नमेंट ने इसको ज्वाइन किया है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इंडिया इज नॉट अ पार्टी। इंडिया बहुत सारे इनिशिएटिव में नहीं है, तो इसको याद रखना, क्योंकि चांसेस आर मोर कि हाँ, प्रीलिम्स में कंफ्यूज करके पूछ देगा कि इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे बढ़ें। इसका मतलब समझ आ गया, कैसे मेंस आंसर राइटिंग में इन इनपुट्स को यूज करोगे, ये भी ध्यान रखते रहिए। बिल्डिंग ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव है। बिल्डिंग्स ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव क्या कह रहा है, जैसा नाम से पता चल रहा है, जो बिल्डिंग्स हैं हमारी, उससे होने वाला जो कार्बन एमिशन है उसको हम कम कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, देखो, जो भी हमारा बिल्ट एनवायरनमेंट है, ह्यूमन बींग्स ने जो बिल्ड किया है, वो 40% एमिशन कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो एमिशंस हैं कम हो जाएं। तो इसलिए आपका बिल्डिंग ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव ये लिया गया है। इंडिया इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फाइन, 28 कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। टॉप 28 में ये लॉन्च हुआ है। ओके, सेकंड फैक्ट। और इंडिया यहाँ पे अभी इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया है। ये इनिशिएटिव लीड कर रहा है फ्रांस विद द हेल्प ऑफ मोरक्को, है ना। फ्रांस और मोरक्को, ये दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। इंडिया इज नॉट पार्टी हियर। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस एज वेल। क्या ये करेगा, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन कर रहा है, डिमांड क्रिएशन, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, रिसर्च कैपेसिटी, स्किल बिल्डिंग, वही सारी चीजें हैं कॉमन, है ना। आगे आते हैं ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन फ्रेमवर्क। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत समय से डिमांड उठ रही थी कि यार अडेप्टेशन पे काम करो। आपने UNFCCC शुरू किया 92 के अंदर, ये हुआ। फिर इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रही है। हर जगह पे हमारा फोकस है मिटिगेशन के ऊपर। हर जगह पे हमारा फोकस है मिटिगेशन के ऊपर, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको कम करना है। बट अब इतना एमिशन हो चुका है कि अर्थ, हम जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट फेस कर रहे हैं। साइक्लोन आ रहे हैं, इतने खतरनाक आ रहे हैं, इंटेंसिटी तो बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, फ्लड है, ड्रॉट है, फ्लैश ड्रॉट है, ये सब। उनसे निपटने के लिए हम कैसी तैयारी करें? अडेप्टेशन हमेशा से नेग्लेक्ट होता रहा। इसका रीजन भी सिंपल सा है, क्योंकि अडेप्टेशन पे जो एफर्ट किए जाएंगे वो लोकल लेवल पे होंगे, उसका फायदा होगा वो भी लोकल लेवल पे होगा। एक्सक्यूज मी। इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया था। लेकिन अभी क्या है, ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन फ्रेमवर्क, ये हमने COP28 में इसका ड्राफ्ट के अंदर इसको इंक्लूड किया है। ये क्या कह रहा है, देखो, जैसे फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, इसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाएंगे कि क्लाइमेट से होने वाला जो नुकसान है उसको झेल सके। वाटर स्कार्सिटी को डील कर सके, ऐसा हम सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं।
रिजिलियंस अगेंस्ट द क्लाइमेट रिलेटेड हेल्थ इम्पैक्ट, क्लाइमेट से होने वाले जो हेल्थ इम्पैक्ट है जैसे हीट वेव हो गई, कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही हैं, इन सब से डील करने के लिए करेगा। अब आपने फ्रेमवर्क तो डिसाइड कर लिया, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोविजन, इसके लिए पैसा कौन देगा, क्या होगा, वो उस पर चर्चा नहीं है, बट स्टिल कुछ यहाँ पे अडेप्टेशन के बारे में बात तो हुई। पावरिंग पास्ट कोल अलायंस ये बात कर रहा है कि जो अनअबेटेड कोल पावर है ना, उसको अब हमें छोड़ना होगा, अब हमें रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है। तो देखो, अनअबेटेड कोल पावर का क्या मतलब है। हम जानते हैं कि अगर बिजली पैदा करनी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो यहाँ पे कोयला होता है, कोयला जलाया जाता है और फिर धुआं निकल रहा है जिसके अंदर CO2 एमिशन है। लेकिन एक तो ये प्रोसेस हो गया, ये हो गया अनअबेटेड कोल पावर। हम क्या करेंगे, ये जो CO2 एमिशन है इनको कैप्चर करके कुछ ऐसी कोशिश की जाए, कार्बन कैप्चर, सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन रिडक्शन मेथोडोलॉजी एक्सेट्रा। तो इसके माध्यम से हम जो है कार्बन एमिशन को कम करने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया है, फॉर ऑब्वियस रीजन, इंडिया की 60% तक इलेक्ट्रिसिटी नीड अभी भी कोयले से पूरी हो रही है। तो अगर हम इस तरह के बंधन में बन जाते हैं तो फिर हमारी डेवलपमेंट नीड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। फाइन, तो ये इंडिया का रीजन था। फॉसिल फ्यूल फेज आउट, इस पे बहुत डिबेट रही, या मानिए कि इस पे सहमति बनी नहीं पा रही थी, और जब ये COP28 शुरू होना था उससे पहले से ही लड़ाई चालू थी। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल, जैसा आप जानते हैं, कोयला हो गया, ऑयल है, गैस है, उसको फेज आउट करने की बात है। फेज आउट मतलब इसके यूज को ही बंद करना है हमें। फाइन, इंडिया जैसी कंट्री डेफिनेटली वॉन्ट बी कंफर्टेबल जहाँ पे फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंस ज्यादा है ना, इतने सारे लोग गरीबी से भी जूझ रहे हैं, डेवलपमेंटल नीड्स हैं, तो हम तो फेज आउट की तरफ नहीं ही जाएंगे। तो कोई भी, ज्यादातर देश तैयार नहीं थे, फिर ये फेज आउट वाली फेज जो है ना, ये जो आपका फ्रेज है फेज आउट, इसको यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल फेज आउट है, इसके जगह पे इन्होंने ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, इस वर्ड को यूज किया है। और इसमें भी कोई टाइम स्केल, शेड्यूल, कोई टारगेट नहीं दिया है, क्योंकि कोई भी कंट्री तैयार नहीं होगा, उसको नहीं पता कि आगे क्या है, कैसे टेक्नोलॉजी मिलेगी, क्या एश्योरिटी होगी, सोलर एनर्जी मिल रही है तो कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर यहाँ पे फेज आउट लिख भी देते बिना किसी शेड्यूल टारगेट के, कोई मतलब नहीं था। खैर, इंडिया ने इसको भी अपोज किया, चाइना ने भी अपोज किया था कि नहीं यार, फेज आउट हम नहीं चाहते, ग्रेजुअल प्रोसेस चाहते हैं, ना फेज डाउन के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आती है मीथेन प्लेस। जैसा हमने बात की कि यार जो भी यू हैव दैट ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, मीथेन भी एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है। तो मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है, हर जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की बात हो रही है, कोई मीथेन की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट फाइनल हुआ, जिसको ग्लोबल मीथेन प्लेज के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कहा कि हम जो मीथेन का जो उत्सर्जन है, एमिशन है, उसको यहाँ पे कम करने का बात करेंगे, इंक्लूडिंग इन पर्टिकुलर मीथेन एमिशन बाय 2030। मीथेन इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रीन हाउस गैस अपार्ट फ्रॉम द CO2, 25% एमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। CO2 का अगर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक है, 1 है, तो मीथेन का 80 है, मतलब इससे 80 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है CH4 का, लेकिन उसका हाफ लाइफ कम होता है, इसलिए इतना इम्पैक्ट नहीं डालती, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर एक्सट्रीमली अपोज टू दिस मैंडेट। इंडिया क्यों इसको अपोज कर रहा है, क्योंकि मीथेन का मेजर मेजर जो एमिशन है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, लाइव स्टॉक एक्टिविटीज वहां से है। इंडिया की अभी भी 45% के आसपास जो पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज या प्राइमरी सेक्टर कह लीजिए, उस पर डिपेंडेंट है। तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते। क्यों? अगर इसके अंदर जाएंगे, हमें एग्रीकल्चर पैटर्न वगैरह बहुत सारे वो चेंजेस होंगे, हमें पता नहीं कि किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे। स्मॉल मार्जिनल फार्मर इतने हैं, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो उनकी आजीविका को, लाइवलीहुड को, सर्वाइवल को खतरे में नहीं डाल सकते। सो फॉर ऑब्वियस रीजन यहाँ पे हमने इसको अपोज भी किया था, और फिर और देश भी अपोज कर रहे थे। तो ग्लोबल मेथेन प्लेज में कोई टारगेट सेट नहीं है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में दे देता है कि इंडिया ने ज्वाइन कर लिया, या कोई टारगेट यहाँ पे सेट कर रखा है, तो ऐसा ना तो कोई टारगेट सेट है, ना इंडिया ने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है इसको। फाइन, नेक्स्ट आते हैं लॉस एंड डैमेज फंड। इस पे फुल लेंथ क्वेश्चन बनने की संभावना है। लॉस डैमेज होता क्या है, देखो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस वजह से हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? सर, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस जो एक्यूमुलेट हुई हैं ओवर दीज ईयर्स, है ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन है किनका है, जो सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइज नेशन है ना, या फिर जो रिच कंट्रीज हैं,
जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले हुआ, जिन्होंने इस तरह से CO2 एमिशन करके इतना सारा एमिशन क्रिएट किया कि आज जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं 70% तक कंट्रीब्यूशन उन्हीं का जिम्मेदार है। हिस्टोरिकल एमिशन देखोगे तो इंडिया का तो 5% भी नहीं आता है, जबकि और ये देश मिलाते हैं तो इनका 60-70% तक चला जाता है। तो हम कह रहे हैं कि यार प्रॉब्लम आपने क्रिएट की है, ठीक है, और उसका जो नुकसान है ना, कौन फेस कर रहा है? जो गरीब देश है, डेवलपिंग नेशन है ये सब। पाकिस्तान में आपने देखा कितनी बुरी तरह से जो फ्लडिंग हुई अभी कुछ साल पहले, तो फ्लडिंग जब इस तरह से हुई, इतनी भयंकर बाढ़ आई, पाकिस्तान ने कहा यार ये क्लाइमेट चेंज इसका इम्पैक्ट है, एक्सपर्ट्स भी इसको मान गए। तो पाकिस्तान ने कहा हमें कॉम्पनसेशन दो, हमें जो नुकसान हुआ है ना, इतने लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है या जो नॉन इकोनॉमिक लॉस है, उसके लिए हमें कॉम्पनसेशन चाहिए। तो ये एक डिमांड उठती रही और फाइनली इस COP 28 में जो यहाँ पे दुबई में हुई है, इसके अंदर लॉस डैमेज फंड को इन्होंने ओके कर दिया है और कॉम्पनसेशन दिया जाएगा गरीब देशों को। इसके अंदर जो है लॉस एंड डैमेज ऑफन कैटेगराइज्ड एज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब पैसे में उसको तोल लो। नॉन इकोनॉमिक के अंदर क्या होगा? जो कम्युनिटी अपना जहाँ पे रह रही थी हमेशा से, वो छोड़ के जाना है, मेंटल प्रेशर है, ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड, उसके कल्चरल सिग्निफिकेंस, तो ये सारी जो चीजें हैं, लोगों के डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट, ये नॉन इकोनॉमिक इम्पैक्ट में होगा। अब दिक्कत ये है कि इसके अंदर कोई एग्रीड डेफिनेशन नहीं है। दूसरा ये है कि कौन देश कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी दिक्कत है। बट ओवरऑल अगर बात करें तो एक इस पे सहमति बनी, तो ये इशारा करता है क्लाइमेट जस्टिस की तरफ, कि जिन लोगों ने समस्या क्रिएट की है वही यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देंगे। इसमें बीच में ये भी फंसा हुआ था पेज कि इसको होस्ट कौन करेगा, कौन इसको डील करेगा। तो अभी 4 साल के लिए वर्ल्ड बैंक पे सहमति बन गई है। जितना भी कमिटेड अमाउंट अमाउंट दे रहे हैं, पैसा इसमें दे रहे हैं, वो सफिशिएंट नहीं है ना। जितना लॉस एंड डैमेज है वो अगर हम देखें, उसके लिए पैसा सफिशिएंट नहीं है। कंट्रीब्यूशन आपने वॉलंटरी रख रखे हैं, कोई देश देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। हालांकि इंडिया चाइना तो मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि वही हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी का हमने मेंशन किया है कि भैया जो देश जिम्मेदार है ना, वो यहाँ पे पैसा दे। तो इंडिया ने तो साफ मना कर दिया है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए। ये आप देखिए, अगर मैं कहूँ USA, UK और यूरोपियन यूनियन, इनको अगर देखें ये कितनी रेस्पॉन्सिबल हैं एमिशन के लिए, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कार्बन एमिशन। 50% ये एमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है USA, UK और यूरोपियन यूनियन, जबकि पॉपुलेशन का कितना सेगमेंट ये रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर यहाँ पे हम रशिया, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया जोड़ देते हैं तो ये 65% तक हो जाता है। मतलब 2/3, 2/3 एमिशन इन देशों ने, चंद देशों ने किए हैं, पॉपुलेशन के छोटे से सेगमेंट ने किए हैं, और फेस सबको करना पड़ रहा है कॉन्सिक्वेंस। इंडिया तो 4% ही है। फाइन। तो ये सारी चीजें हैं। आने वाले समय में माना जा रहा है कि ये जो लॉस है, एस्टिमेटेड लॉस बाय 2030 $580 बिलियन तक पहुंच सकता है। सो डेफिनेटली वी नीड टू इंक्रीज द फंडिंग इन दिस लॉस एंड डैमेज फंड। खैर, शुरुआत तो आपने की, अब कितना होता है क्या होता है वो आगे देखेंगे। एक बार सहमति तो इस पे बनी गई है, तो ये अच्छी बात है। आगे हम बात करें ग्लोबल कूलिंग प्लेज की। ग्लोबल कूलिंग प्लेज यहाँ पे क्या है? देखो, गर्मियां अब और बढ़ती जा रही हैं। जितनी गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग से जितनी गर्मी बढ़ेगी, उतना हम यूज करेंगे हमारे एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर, इनका यूज बढ़ेगा। एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर के यूज से क्या होता है? उनके अंदर जो कूलिंग गैसेस हैं, पहले तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज होते थे, HFC जिनको बोलते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज पहले होते थे, लेकिन उसमें यह था कि ओजोन जो हमारी परत है उसमें छेद कर रहे हैं। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हमने हटाया, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया, हमने कहा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं करेंगे। ओके। हाइड्रो जो फ्लोरोकार्बन है उसकी जगह हमने क्या कहा, सॉरी, इसको करेक्ट करेंगे, ये करेक्शन यहाँ पे कर लेना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले यूज हो रहे थे, जो ओजोन परत को डैमेज कर रहे थे। देर इज वन करेक्शन, है ना। जहाँ पे मैंने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बोला है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अभी यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपका ओजोन परत को डैमेज नहीं कर रहे, ओजोन परत को डैमेज कर रहे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने कहा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद करो, ओजोन परत हमारी थिन हो रही है, पतली हो रही है, छेद इसमें हो गया है, तो अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा हमें डैमेज करेंगी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एलिमिनेट किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने, और फिर हम यूज करने लग गए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब सर हमारी ओजोन परत की समस्या तो हट गई, लेकिन ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हम यूज कर रहे हैं या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यूज कर रहे हैं, ये बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं और अर्थ के अंदर गर्मी क्रिएट कर रही हैं। फाइन। तो ये फिर एक और समस्या यहाँ पे आपकी आ गई कि कैसे हम इसको लेंगे। तो इसके समाधान के लिए इन्होंने क्या कहा कि हम एक
और प्लेज लेते हैं, एक और डिसीजन यहाँ पे लेते हैं, कमिटमेंट लेते हैं कि कंट्रीज टू रिड्यूस देयर कूलिंग एमिशन मतलब एसी है ना, या फिर रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, या ठंडा करने के लिए जो भी हम चीजें चला रहे हैं, उससे होने वाला जो कार्बन एमिशन है उसको 68% से कम करेंगे बाई 2050। ठीक है, और एट प्रेजेंट कूलिंग एमिशन 7% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल एमिशन के अंदर। 63 कंट्रीज आर देयर। ठीक है, इन सब ने यहाँ पे किया हुआ है। ये एक प्रोजेक्शन दे रखा है कि देखो 2050 2050 तक कितना एयर कंडीशन वगैरह इनका यूज बढ़ जाएगा। तो कहने की बात है एयर कंडीशन कूलिंग अप्लायंसेस का यूज तो बढ़ेगा, तो ये अच्छी बात है अगर हम कूलिंग एमिशन को कम करते हैं। फाइन। कौन कितना एमिशन कर रहा है? जो भी हमारे एसी फ्रीज हैं 55% तक रेस्पॉन्सिबल है। फिर मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी जोड़ देते हो तो ये लगभग आपका हो जाता है 80% तक। फाइन। इसके वे फॉरवर्ड के अंदर अगर कुछ बातें करें कि क्या कर सकते हैं और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, यार हम घर ही ऐसा बनाएं, आर्किटेक्चर ऐसा बनाएं कि वो एमिशन आगे से ही कम हो। ठीक है, नेचुरल रेफ्रिजरेंट जो है उनका यूज कर सकते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस। और जब हमें पता चला ना कि ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये नई एक समस्या पैदा कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, तो फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट किया गया जिसे कहते हैं किगाली अमेंडमेंट। इसमें हमने कहा कि यार अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इनको भी हटाना शुरू करते हैं धीरे धीरे। इनका यूज भी 80% तक कम करेंगे बाई 2057। अब आ जाते हैं ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। ये कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ाओ, 3 गुना तक हम चाहते हैं। आज जितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको 3 टाइम्स बढ़ा देंगे बाई 2030। फाइन। डबलिंग द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को भी बढ़ाएंगे। इंडिया यहाँ पे नहीं जुड़ा है क्योंकि इंडिया ने कहा हम अपनी टर्म पे करेंगे, है ना, हम किसी इसमें नहीं पढ़ना चाहते कि ऐसा करो, हमारे अपने गोल सेट हैं और हम जितना करना चाहिए उससे ज्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने अपने लिए 2020 के लिए गोल सेट किया हुआ है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का। ऑलरेडी 170 गीगावाट हम कर चुके हैं अचीव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो यहाँ पे इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है इसको, चाइना ने रशिया ने भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है। अभी जो मैंने फैक्ट बोले हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, है ना, भारत ने अपने स्तर पे कुछ प्रयास किए जिसमें ग्रीन क्रेडिट स्कीम है। ग्रीन क्रेडिट स्कीम कई बार हमने पढ़ी है। ग्रीन क्रेडिट स्कीम में सरकार क्या कह रही है कि यार अगर कोई पेड़ लगा रहा है, चाहे इंडिविजुअल है, संस्था है, लार्ज स्केल पे अगर पेड़ लगा रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन कुछ कर रहे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहे हैं, तो इस तरह के जो प्रयास हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए, तो लोग उससे ज्यादा जुड़ेंगे अगर उनको कुछ फायदा हो रहा है। अब क्या होगा, ग्रीन क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार की ये स्कीम है। अभी तक जो भी COP28 में हुआ है सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। फाइन, जो भी मेजर मेजर वहाँ पे डिसीजंस हुए हैं तो सब आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है, अच्छे से क्रक्स उसका समरी दे दी है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के मेजर डिसीजन, एक तो ये रिवर अलायंस और ये ग्रीन क्रेडिट स्कीम। तो ग्रीन क्रेडिट स्कीम पे सरकार कह रही है कि वॉलेंट्री है, आप अपने तरफ से कुछ कर रहे हो तो उसके लिए आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, वो ट्रेडेबल होगा। जैसे आपने कहीं पे पेड़ लगाए वगैरह, तो 8 टाइप की एक्टिविटीज हैं, 8 एक्टिविटीज हैं, इनको रट के रखना, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ट्री प्लांटेशन, पेड़ लगाना, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन, इको मार्क, कोई भी प्रोडक्ट जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है, एनवायरनमेंट पे कम इम्पैक्ट क्रिएट करके वो प्रोडक्ट बनाया, उस पर इको मार्क हम देते हैं। वो हो गया सस्टेनेबल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपको हम एक सर्टिफिकेट देंगे, ग्रीन क्रेडिट उसको नाम देंगे, उसको ट्रेड किया जा सकता है ना, उसके बदले आपको पैसे मिल सकते हैं और ये सारी चीजें। एक दो इनिशिएटिव की और चर्चा है, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, हालांकि ये G20 इनिशिएटिव के समय पे भी आया था। इसमें यह है कि जो भी देश हैं, है ना, उनको मदद की जाएगी भारत की तरफ से भी कि हम उनको एनर्जी, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में कैसे मदद कर सकते हैं। लीड इट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी देश हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी है, वो कैसे लोड कार्बन टेक्नोलॉजी यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, उनकी भी चर्चा है। फाइन, और ये आ जाते हैं रिवर अलायंसेस को ऐड कर लेना। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ मेजर एडिशन जो आपको अपने नोट्स में करना है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, तो भारत सरकार की जल मंत्रालय की तरफ से इसको शुरू किया। बहुत सारे देश, लगभग 11 देश इसमें जुड़े हैं। स्पेशली इंडिया के साथ आप देखोगे इजिप्ट, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, ये सब हैं। क्या इनका उद्देश्य है? ये चाह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कॉपरेशन के माध्यम से कैसे रिवर्स हैं उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं और वाटर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो एक यूनिक अप्रोच है, ग्लोबल लेवल पे ऐसा एफर्ट अपने आप में नया है, अच्छी बात है, इंडिया इसकी शुरुआत कर रहा है। यहाँ पे काफी सारे नाम दे रखे हैं, एक बार इनको गो थ्रू हो लेना, क्योंकि अभी यूपीएससी क्या कर रहा है, प्रीलिम्स में बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, बाउंसर टाइप आ रहे हैं। तो ऐसा ही कोई बाउंसर फेंकता है, यहाँ से कोई नाम फंस जाता है, तो एक बार गो थ्रू हो लेना।
रटने की चीज नहीं है, बस ये देशों के नाम हाईलाइट है, इनको तो रट के रखो। बाकी एक बार ये इसीलिए मैंने कंटेंट इसको कट नहीं किया है कि आप एक बार गो थ्रू हो लें। फाइन। जैसे रिवर सिटी अलायंस है, दिस इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस थिंक। सो दिस इज द काइंड ऑफ ओवरऑल समरी दैट किस तरह से चीजें गई हैं, क्या गई हैं। आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा। इसमें अगर मैं बात करूं कि क्या क्रक्स निकल के आया, तो देखो जिस तरह का कॉन्क्रीट एक्शन होना था जिन चीजों पे, उस लेवल पे सहमति तो बन के नहीं आई कॉप 28 में, लेकिन काफी सारे इनिशिएटिव पॉजिटिव भी रहे, जैसे लॉस एंड उसकी हम बात करें डैमेज फंड की, या फिर हम अडेप्टेशन फ्रेमवर्क की बात कर सकते हैं। गेटिंग दिस, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे जो कॉप 28 है उसमें वही पुरानी थीम हमें देखने को मिली, जहाँ पे डेवलप्ड नेशन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो जब तक ये होता रहेगा कि जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है वो आगे आके फ्रंट पे आके लीड नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बन पाएगी, है ना। जो ग्लोबल स्टॉक टेक बताता है कि हम यार पीछे ही हैं अभी तक, क्योंकि जो डेवलपिंग नेशन है वो वहां पे तो लोग सरवाइव करने के लिए, दाल रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे नई टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, कार्बन एमिशन को कैसे कम करेंगे, उनके लिए सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है या फिर क्या। एक लाइफ इनिशिएटिव है इंडिया का सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उसको मेंशन कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ओके, जो बच्चे नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, चैनल से जुड़े रहिए। और अभी आपके लिए श्योर आईएएस ऐप अनवील किया गया है, तो यहाँ पे डेली बेसिस पे आपके फ्री इनिशिएटिव हैं जिनका आप फायदा ले सकते हो। डेली प्रीलिम्स क्विज है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी है, मॉडल आंसर भी आपको मिलता है, डेली करंट अफेयर रिलेटेड इनपुट्स भी आपको मिलते हैं। फ्री सेशन में अभी आपकी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है इकोनॉमिक्स की, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सून विल ट्राई टू ब्रिंग द कोर्सेज, है ना, जो बहुत आपके लिए इम्पैक्टफुल होंगे, प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो वो आपके लिए कोर्सेज भी जल्दी ही लेके आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे गाइस, टेक केयर।